एक ब्रिटिश एक्स नेवी सेलर अपने पुराने दोस्तों के साथ सबमरीन में एक एडवेंचर पर निकलता है। ये एडवेंचर है ब्लैक सी में करीब 70 साल पहले डूबी सोने से भरी जर्मन सबमरीन को ढूंढने का। और ये सबमरीन किसकी थी? एडोल्फ हिटलर की। अभी ये सबमरीन रशिया और जॉर्जिया की समुद्री सीमा के बीच ब्लैक सी की गहराइयों में छुपी हुई है, जिसको लेकर दोनों देशों में झगड़ा है। अब सवाल ये है कि ये एक्स नेवी सेलर दो देशों की नजरों से छुपकर उस सोने को कैसे निकालेगा। रॉबिन्सन, जो ब्रिटिश नेवी का रिटायर्ड मेंबर है, करीब 11 साल से एक ब्रिटिश कंपनी एगोरा में काम कर रहा था। इस कंपनी में वो सबमरीन डिपार्टमेंट का हेड था। कंपनी का काम था समंदर की गहराई में डूबे जहाजों को ढूंढना। लेकिन आज उसी कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी और बदलते काम करने के तरीकों की वजह से कंपनी में एम्प्लॉइज की जरूरत कम हो गई थी। ज्यादातर काम मशीन्स कर रही थीं। इसी वजह से रॉबिन्सन और उसके कुछ दोस्त कंपनी से निकाल दिए गए। लेकिन उसने कंपनी के लिए क्या किया या नहीं किया, वो अलग बात है। कंपनी के काम में इतना वक्त देने की वजह से वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाया। इसी कारण उसकी वाइफ ने उसे तलाक दे दिया। उसका बेटा अब अपनी माँ के साथ रहता है, क्योंकि उसकी माँ ने एक अमीर आदमी से शादी कर ली है। और जिस कंपनी के लिए उसने सब कुछ किया, वही अब उसके लिए मुसीबत बन गई है। समय उसका साथ नहीं दे रहा था और उसके पास कोई नया काम भी नहीं था। रॉबिन्सन अपने दो दोस्तों से एक कैफे में मिला, क्योंकि सबको काम की जरूरत थी। एक का नाम ब्लैकी था और दूसरे का क्लॉस्टन। दोनों दोस्त काम खोने से दुखी थे, लेकिन रॉबिन्सन के नौकरी से निकाले जाने की खबर सुनकर और भी हैरान थे, क्योंकि रॉबिन्सन एक कुशल सबमरीन एक्सपर्ट था और उसकी मदद से एगोरा कंपनी ने समंदर के नीचे कई डूबे जहाज ढूंढ निकाले थे। इसके बावजूद कंपनी ने उसे बेरोजगार कर दिया। तीनों दोस्त अपने बीते दिनों की खुशियां और दुख बांटने लगे। किसी ने काम के चक्कर में अपना परिवार खो दिया, तो किसी ने बहुत कर्ज ले लिया और अब सबको पैसों की सख्त जरूरत थी। उसी समय एगोरा कंपनी ने एक बड़ा राज सामने रखा। कुछ महीने पहले ही उन्हें कंपनी से निकालने की बात हो रही थी। उससे पहले कंपनी ने रॉबिन्सन को एक आखिरी मिशन पर भेजने की सोची थी। ये मिशन था 1941 में नाजी जर्मनी के एक डूबे जहाज को ढूंढना। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी लगातार देशों पर हमला कर रहा था और उन्हें अपने कब्जे में ले रहा था। रशिया को पता था कि एक दिन हिटलर उस पर भी हमला करेगा। एक समझौते के तहत हिटलर ने रशिया से करीब 2 टन सोना मांगा था। मजबूरी में रशिया ने जहाज में 2 टन सोना भेजा, लेकिन वो सोना हिटलर तक नहीं पहुंच पाया। ज्यादा वजन की वजह से जहाज ब्लैक सी के बीच रशिया और जॉर्जिया की सीमा में डूब गया। फिर 80s में जॉर्जिया की एक रिसर्च टीम ने उस जहाज को ढूंढ निकाला। इसके बाद रशिया और जॉर्जिया के बीच उस सोने को लेकर कुछ दिन तक युद्ध जैसी स्थिति बन गई। इसी वजह से ये मामला राजनीतिक हो गया और जब तक समाधान नहीं होता, कोई भी उस जहाज और सोने को नहीं निकाल सकता। लेकिन कुछ दिन पहले ही एक कंपनी ने चुपके से ये काम करने का फैसला किया। इसके पीछे एक बड़ा राज छुपा है, जो फिल्म के अंत में सामने आएगा। ये सब सुनकर तीनों दोस्त एक प्लान बनाते हैं कि जिस कंपनी ने उनका अपमान किया, उससे पहले ही वो $1 मिलियन का सोना निकाल लेंगे। उन्होंने तय किया कि सोना बराबर बराबर बांट लेंगे। सब इस काम के लिए मान गए, लेकिन मिशन के लिए बहुत पैसा चाहिए था। इसलिए क्लॉस्टन के जान पहचान के एक बड़े बिजनेसमैन से मिले और उसे प्लान बताया। $1 मिलियन सोने की बात सुनकर बिजनेसमैन तैयार हो गया, लेकिन उसकी शर्त थी कि जितना भी सोना निकलेगा उसका 40% हिस्सा उसे मिलेगा, और अगर 2 टन से ज्यादा सोना निकला तो एक्स्ट्रा 20% भी वही लेगा। मिशन के लिए पैसे की जरूरत थी, इसलिए रॉबिन्सन और ब्लैकी उसकी शर्त मान गए। उसी दिन से रॉबिन्सन ने मिशन के लिए कुशल लोगों की टीम बनानी शुरू की। उसने 12 लोगों की एक टीम बनाई, जिसमें 4 रशियंस भी थे। क्योंकि मिशन रशिया और जॉर्जिया की सीमा में था, तो किसी खतरे की स्थिति में ये रशियंस मदद कर सकते थे। कई दिन टीम और मिशन की तैयारी में लगे और आखिर वो दिन आ गया। लेकिन दुख की बात यह रही कि रॉबिन्सन का दोस्त क्लॉस्टन का एक दोस्त टोबिन इस मिशन पर जाना चाहता था, क्योंकि क्लॉस्टन डिप्रेशन की वजह से मर गया था और टोबिन को भी पैसों की जरूरत थी। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। रॉबिन्सन अपनी टीम को लेकर पोर्ट पहुंचा, जहां एक पुरानी सबमरीन खड़ी थी। ये सबमरीन इन्वेस्टर के असिस्टेंट डेनियल ने मिशन के लिए दी थी, क्योंकि बिना सबमरीन के वो जहाज तक नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन सबमरीन देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि वो बहुत पुरानी थी। अंदर जाकर देखा तो सबमरीन बाहर से पुरानी थी, लेकिन उसका कंट्रोल सिस्टम अभी भी ठीक से काम कर रहा था। रॉबिन्सन ने सभी क्रू मेंबर्स को उनका काम समझा दिया और सबमरीन को मिशन के लिए तैयार करने को कहा। जब सबमरीन के अंदर देखा गया तो वहां सिर्फ 3 लाइफ जैकेट्स मिली, जबकि क्रू 12 लोग थे। किसी लड़ाई से बचने के लिए रॉबिन्सन ने उन्हें छुपा दिया। फिर सबने मिलकर सबमरीन को तैयार किया और इनफ खाना, पानी और दवाइयां इकट्ठा की। समुद्र के नीचे जाने के लिए वो लोग अपने डाइविंग सूट साथ ले गए, लेकिन दिक्कत ये थी कि पूरे जहाज में सिर्फ एक ही रेडियो था
रॉबिन्सन ने सबको रेडियो इस्तेमाल करने से मना कर दिया, क्योंकि रशियन वाटर्स में रेडियो यूज करना मतलब नेवी के रेडार पर पकड़ में आ जाना था। रॉबिन्सन चाहता था कि मिशन बिना किसी खतरे के पूरा हो। यात्रा शुरू करने से पहले रॉबिन्सन ने सबको मिशन का मेन मकसद बताया। $1 मिलियन का सोना उनका ब्लैक सी में इंतजार कर रहा है। इतना पैसा सबको बड़ा आदमी बना सकता था और जिंदगी भर पैसों की कमी नहीं रहती। ये सुनकर सब खुश हो गए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस मिशन में पैसा लगाने वाला बिजनेसमैन 40% हिस्सा लेगा, तो सब चुप हो गए। कई लोग इस फैसले से खुश नहीं थे। बिजनेसमैन का असिस्टेंट डेनियल भी रॉबिन्सन को समझाते हुए सहमत नहीं था। उसने कहा कि पैसों की लालच इंसान को क्रूर बना देती है। अगर किसी को लगे कि एक क्रू मेंबर की मौत से उसकी हिस्सेदारी बढ़ जाएगी, तो आपस में झगड़ा हो सकता है। रॉबिन्सन ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने दोस्त को समुद्र के नीचे गोता लगाने का आदेश दिया। धीरे धीरे बड़ी सबमरीन समुद्र के नीचे उनकी यात्रा शुरू करती है, लेकिन डेनियल की बात सही साबित हुई। कुछ ही देर में रशियंस और ब्रिटिश क्रू मेंबर्स के बीच झगड़ा शुरू हो गया। किचन सेक्शन में लिवचेंको नाम का एक रशियन और फ्रेजर नाम का एक ब्रिटिश मेंबर आपस में बहस करने लगे। वहीं इंजन सेक्शन में जायद सेव नाम का एक रशियन और टोबिन के बीच भी टकराव हो गया। जैसे ही रॉबिन्सन को खबर मिली, उसने सबको समझाया कि अब उन्हें एक टीम की तरह काम करना होगा। मिशन में हर किसी का योगदान जरूरी है, तभी मिशन सफल होगा और सबको बराबर हिस्सा मिलेगा। रॉबिन्सन ने किसी तरह हालात संभाल लिए और सब आगे बढ़ने लगे। काफी दूर जाने के बाद जब वो रशियन वाटर्स के करीब पहुंचे, तो सोने के सिस्टम पर काम करने वाला एक क्रू मेंबर बाबा ने रॉबिन्सन को बताया कि एक रशियन वॉरशिप उनकी तरफ बढ़ रहा है। तुरंत सबमरीन का इंजन बंद कर दिया गया। सब लोग अपने अपने काम रोककर चुपचाप खड़े हो गए। अगर रशियन वॉरशिप को अपनी सीमा में कोई सबमरीन की हलचल दिख जाती, तो वो तुरंत हमला कर देता और एक छोटी सी गलती सबकी मौत का कारण बन सकती थी। लेकिन किस्मत अच्छी रही। इंजन बंद होने की वजह से वॉरशिप उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाया और वहां से निकल गया। इसके बाद रॉबिन्सन ने बहुत सावधानी से धीरे धीरे आगे बढ़ने का आदेश दिया। सबने मिलकर अपना काम सही से किया और आखिरकार वो ब्लैक सी पहुंच गए। लेकिन क्रू मेंबर्स के बीच झगड़े खत्म नहीं हो रहे थे। फिर से रशियंस और ब्रिटिश मेंबर्स के बीच एक छोटी सी टिकट को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। रिजल्ट जानने के लिए उन्होंने रेडियो इस्तेमाल किया। ये देखकर रॉबिन्सन गुस्सा हो गया, क्योंकि ब्लैक सी में रेडियो यूज करने का मतलब था कि रशियंस उनकी सबमरीन की लोकेशन पकड़ सकते थे। रॉबिन्सन ने गुस्से में वो रेडियो तोड़ दिया ताकि कोई उसे इस्तेमाल न कर सके। फिर उसने सबको समझाया कि अगर वो मिलकर काम करेंगे तो सबको बराबर हिस्सा मिलेगा और जिसे ये मंजूर नहीं है वो मिशन छोड़ सकता है। रॉबिन्सन की ये बात दोनों ग्रुप्स को और गुस्सा दिला देती है। तभी इंजन रूम में टोबिन से गलती हो गई और ब्लैकी ने गुस्से में उसे डांट दिया। ये देखकर फ्रेजर नाम का ब्रिटिश मेंबर टोबिन की तरफ से ब्लैकी से बहस करने लगा। बहस बढ़ी तो फ्रेजर ने हाथ में चाकू लेकर ब्लैकी को मार दिया। लड़ाई के बीच इंजन रूम में डीजल की वजह से जोरदार ब्लास्ट हो गया और सबमरीन समुद्र की सबसे गहरी जगह पर पहुंच गई। लगभग 18 घंटे बाद रॉबिन्सन को होश आया, लेकिन इस दौरान सबमरीन की हालत उसके कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। धमाके में उनके 2 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी और बाकी बचे रशियंस और ब्रिटिश 2 हिस्सों में बांट गए। रशियंस फ्रेजर से गुस्से में थे और ब्लैकी की मौत का बदला लेना चाहते थे। क्रू के 2 हिस्सों में बंटने की वजह से ब्रिटिश ने खाना अपने कब्जे में कर लिया, जबकि रशियंस ने पानी और पीने का सामान अपने पास रख लिया। सब क्रू मेंबर्स को हल्की फुल्की चोटें भी आई थीं। ये देखकर रॉबिन्सन ने तय किया कि वो रशियंस से बात करेगा, क्योंकि मिशन पूरा करने के लिए उनके पास सिर्फ 36 घंटे बचे थे। रॉबिन्सन ने एक रशियन मेंबर मोरजाब से मुलाकात की और उसे हालात की गंभीरता समझाई। उसने कहा कि अगर सब लोग मिलकर काम नहीं करेंगे तो यहाँ से जिंदा निकलना नामुमकिन होगा। लेकिन इस खतरे के बीच उनकी किस्मत अच्छी रही। ब्लास्ट की वजह से सबमरीन ब्लैक सी में ठीक उसी जगह पहुंच गई थी। वो उस जगह पहुंच गए जहां जर्मन सबमरीन डूबी थी, लेकिन अब उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढनी थी। इसके लिए सोनर सिस्टम चाहिए था, जो ब्लास्ट की वजह से खराब हो चुका था। लेकिन रशियन क्रू मेंबर बाबा के पास सोनर सिस्टम था। भले ही वो खराब था, पर उसे सबमरीन ढूंढने का तरीका पता था। वो सबमरीन की दीवार पर जोर से थप्पड़ मारकर तरंगे बनाता और सिग्नल्स पकड़ने की कोशिश करता। काफी देर तक कोशिश करने के बाद उन्होंने अपने से कुछ 100 मीटर दूर किसी चीज का पता लगा लिया। रॉबिन्सन ने टोबिन, फ्रेजर और पीटर को डाइविंग सूट्स पहनाकर बाहर भेजा ताकि वो जाकर देख सकें। तीनों सूट्स पहनकर धीरे धीरे सबमरीन से बाहर निकले और आगे बढ़े। करीब 150 मीटर जाने के बाद उन्हें एक खड़ी रेत की पहाड़ी मिली। ये समुद्र की गहराई में बनी ऊंची रेत की हिल थी, जिसके दोनों तरफ गहरी खाइयां थीं।
फ्रेजर ने सबको बताया कि वो किसी सबमरीन पर नहीं बल्कि रेत की पहाड़ी पर खड़े हैं। ये सुनकर सब निराश हो गए और लगा कि शायद उनका मिशन यहीं खत्म हो गया है। उनका सपना टूट चुका था। लेकिन तभी टोबिन ने थोड़ी रेत हटाई और हैरान रह गया। नाजी जर्मनी का निशान लगी विशाल सबमरीन उसी टीले के नीचे दबा हुआ था। ये खबर सुनकर सबके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। अब सवाल उठ सकता है कि इतनी पुरानी सबमरीन अब तक खराब क्यों नहीं हुई। इसका जवाब ये है कि ब्लैक सी की गहराई में ऑक्सीजन नहीं होती, इसलिए सबमरीन पर जंग नहीं लगी और वो अब भी काफी हद तक सही हालत में थी। तीनों अंदर गए और वहां हिटलर के सैनिकों की कई चीजें मिली, हिटलर की तस्वीर और उनके डेड बॉडीज के कंकाल, लेकिन उन्होंने इन्हें ज्यादा अहमियत नहीं दी। तभी उनकी नजर सुनहरे बार्स पर पड़ी। उन्होंने उन बार्स को एक ट्रॉली में भरा और सबमरीन से बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन गोल्ड का वजन बहुत ज्यादा था और समंदर की तलहटी नरम थी, इसलिए ट्रॉली को खींचना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और पूरी ताकत से धीरे धीरे ट्रॉली को धकेलते रहे। वो लोग सबमरीन की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी हादसा हो गया। ट्रॉली गलती से एक गहरी खाई के पास पहुंच गई और कुछ गोल्ड बार्स उसमें गिर गए। पीटर उन्हें बचाने की कोशिश में अपना सूट तोड़कर उस खाई में चला गया और वहीं उसकी मौत हो गई। फ्रेजर और टोबिन किसी तरह बाकी गोल्ड बार्स सबमरीन तक ले आए, जो उनकी उम्मीद से भी ज्यादा थे। लेकिन पीटर की मौत का दुख सबको था। अब किसी भी हाल में उन्हें यहाँ से निकलना था। क्रू की गिनती कम हो गई थी। सबमरीन चलाने के लिए 9 लोग चाहिए थे, लेकिन अब 3 लोग मर चुके थे। रॉबिन्सन ने डेनियल से मदद मांगी और वो मान भी गया। वजह ये थी कि समुद्र के उस रास्ते में जिससे उन्हें गोल्ड लेकर लौटना था, कोई छुपा राज था जिसे सिर्फ डेनियल जानता था। डेनियल चाहता था कि गोल्ड यहीं छोड़कर सब सतह पर निकल जाए, लेकिन सरफेस पर भी रशियन वॉरशिप का खतरा था। सब बहुत मुश्किल हालात में फंस गए थे। तभी डेनियल ने रॉबिन्सन को एक शॉकिंग सच बताया। असल में ये सब अगोरा कंपनी की साजिश थी। उसे फंसाया गया था क्योंकि इस मिशन के लिए किसी बिजनेसमैन ने पैसा दिया ही नहीं था। अगोरा कंपनी ने बहुत पैसा देकर जॉर्जिया के साथ समझौता किया था। इस डील के मुताबिक गोल्ड बार्स निकलवाने के बाद रॉबिन्सन और उसकी पूरी टीम को मार दिया जाना था। डेनियल ने बताया कि रॉबिन्सन का दोस्त क्लॉस्टन भी इसमें शामिल है और वो अब भी जिंदा है। उसे इस काम के बदले अगोरा कंपनी ने $30,000 दिए थे। ये सुनकर रॉबिन्सन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब रॉबिन्सन ने ये सच पूरी टीम को बताया तो सब डेनियल को मारने पर उतर आए, लेकिन रॉबिन्सन ने सबको रोका और कहा कि वैसे भी क्रू मेंबर्स की गिनती पहले से कम है। अगर वो आपस में लड़ाई करेंगे तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सबने अपनी जान दांव पर लगाई थी ताकि जिंदगी बेहतर हो सके और इसी की वजह से वो गोल्ड निकालने में कामयाब हुए थे। इसलिए मिशन के आखिर में वो हार नहीं मान सकते। रॉबिन्सन ने तय किया कि वो सबमरीन को टर्की ले जाएगा, जहां उसका एक जाना पहचाना सेफ जगह था। लेकिन ये रास्ता बहुत कठिन था, उथला, पत्थरों से भरा और खतरनाक। डेनियल और फ्रेजर इस फैसले से सहमत नहीं थे, लेकिन आखिरकार कैप्टन रॉबिन्सन के आदेश पर सबको काम करना पड़ा। डेनियल को फ्रेजर और इंजन सेक्शन में मौजूद जायद सेव की मदद करने के लिए कहा गया, लेकिन मदद करने की बजाय डेनियल रॉबिन्सन की गैर मौजूदगी में फ्रेजर को उकसाता रहा कि वो जायद सेव को मार दे। उसका इरादा था कि अगर क्रू मेंबर्स की संख्या कम हो जाए तो रॉबिन्सन को मजबूरन सबमरीन को सरफेस पर लाना पड़ेगा और तब वो लोग बच सकते थे। लेकिन डेनियल की बात फ्रेजर ने मानने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ रॉबिन्सन अपने फैसले पर अड़ा रहा, भले ही उसमें क्रू मेंबर्स की जान का खतरा था। सबमरीन टर्की की तरफ बढ़ती रही और काफी रास्ता तय करने के बाद वो एक उथले समुंदर तक पहुंची, इसीलिए उन्हें रुकना पड़ा। लेकिन आगे का रास्ता और भी खतरनाक था। चारों तरफ पहाड़ थे और उनके बीच से सिर्फ एक छोटा सा रास्ता निकल रहा था, जिससे सबमरीन निकालना बहुत रिस्की था। लेकिन रॉबिन्सन ने किसी की परवाह नहीं की और पहाड़ों के बीच से जाने का फैसला किया। फ्रेजर ने इसका विरोध किया, लेकिन रॉबिन्सन ने उसे बंदूक दिखाकर मजबूर कर दिया कि वो अपने काम पर वापस लौट जाए। रॉबिन्सन को पूरा यकीन था कि वो किसी भी तरह सबमरीन को वहां से निकाल लेगा। रॉबिन्सन गोल्ड लेकर बाहर निकलना चाहता था, इसलिए उसने किसी की बात नहीं मानी और पहाड़ों के बीच से सबमरीन ले जाने लगा। दूसरी तरफ इंजन रूम में रॉबिन्सन की इस जिद से फ्रेजर गुस्से में था। डेनियल की उकसावे में आकर फ्रेजर ने जायद सेव की हत्या कर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि जब सबमरीन पहाड़ों के बीच से जा रही थी तो इंजन सही से कंट्रोल नहीं हो पाया और सबमरीन जोर से पहाड़ से टकरा गई। टक्कर से एक जगह शॉर्ट सर्किट हुआ और ब्लास्ट हो गया। सबमरीन पूरी तरह समुद्र की गहराई में गिर गई। ब्लास्ट वाली जगह से समुद्र का पानी अंदर आने लगा। रॉबिन्सन और बाकी बचे लोग पानी रोकने की कोशिश करने लगे। तभी एक और बड़ी दरार पड़ गई और पानी तेजी से अंदर घुसने लगा। तेज टक्कर से टोबिन बेहोश हो गया।
रॉबिन्सन और मोरज़ाब उसे कंट्रोल सेंटर तक ले आए और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। इसी बीच दरारों से पानी और भी तेजी से अंदर घुसने लगा। अपनी जान बचाने के लिए डैनियल ने इंजन रूम का मेन गेट बंद कर दिया और खुद बाहर निकल आया, जबकि बाकी लोग पानी में फंसे रह गए। डैनियल ने पानी से बचने के लिए सांस रोककर दम तोड़ दिया, लेकिन पानी का दबाव इतना बढ़ गया कि इंजन रूम का गेट भी टूट गया। डैनियल अगले गेट को बंद करके कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ा, लेकिन उसकी बेल्ट गेट में फंस गई। उसने मोरज़ाब से मदद मांगी, लेकिन मोरज़ाब जान चुका था कि डैनियल ही उसके दोस्तों की मौत का जिम्मेदार है, इसलिए उसने मदद नहीं की और कंट्रोल रूम का गेट बंद कर दिया। दूसरी तरफ रॉबिन्सन ने कोशिश करके टोबिन को होश में ला दिया। अब बस रॉबिन्सन, मोरज़ाब और टोबिन ही जिंदा बचे थे। तभी रॉबिन्सन को वो 3 लाइफ जैकेट्स याद आईं। उसने उन्हें बाहर निकाला और सबको पहनने को कहा। किसी को पता ही नहीं था कि उनके पास जैकेट्स हैं। अचानक जैकेट्स देखकर मोरज़ाब गुस्सा हो गया, लेकिन आखिरकार उसे समझ आया कि इसमें रॉबिन्सन की कोई गलती नहीं है, सब एगोरा कंपनी की साजिश थी। रॉबिन्सन ने दोनों को लाइफ जैकेट्स पहनाई। टोबिन ने पूछा कि एस्केप के बाद वो लोग बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि लीवर खींचने के लिए कोई नहीं बचेगा। रॉबिन्सन ने बताया कि एस्केप पॉड के अंदर एक इमरजेंसी लीवर है। रॉबिन्सन ने कहा कि एस्केप पॉड ऊपर जाएगा और उनके पीछे पीछे वो भी आ जाएगा। ये सुनते ही टोबिन और मोरज़ाब पॉड में चले गए। रॉबिन्सन ने लीवर खींचा और दोनों समुद्र की सतह पर पहुंच गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रॉबिन्सन ने उनकी जान बचाने के लिए झूठ बोला था। पॉड में कोई इमरजेंसी लीवर नहीं था, क्योंकि सबमरीन बहुत पुराना मॉडल था। रॉबिन्सन ने उनकी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान देने का फैसला किया। उसके लिए अब जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं था। उसकी फैमिली पहले ही उसे छोड़ चुकी थी और वो जानता था कि अब उन्हें कभी वापस नहीं पा सकेगा, इसलिए उसने मौत को चुना। रॉबिन्सन को अपने परिवार की याद आई। उनके साथ बिताए हुए खूबसूरत पल उसकी आंखों के सामने आ गए और वो इमोशनल हो गया। कुछ देर बाद एक लाइफ जैकेट समुद्र की सतह पर ऊपर आई। टोबिन और मोरज़ाब को लगा कि शायद रॉबिन्सन जिंदा है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो समझ गए कि रॉबिन्सन ने सारे गोल्ड बार्स उसी लाइफ जैकेट में भरकर उनके लिए भेजे हैं और खुद ब्लैक सी की गहराइयों में डूब गया है। यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, आज की इस ट्रेजर हंट की कहानी कैसी लगी? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।